नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखने जा रहे हैं BSNL का आउटलुक। दास्तान BSNL कैसे एक बड़ा भारी उपक्रम जो कभी मुनाफे में हुआ करता था, आज बंद होने की कगार पे चल पड़ा है। क्या प्राइवेट के नाम पर भेंट चढ़ जाएगा BSNL? सरकारी नीतियों ने पहुंचाया बंदी के कगार पर। जी हाँ दोस्तों, बेहद फ़ायदेमंद और सुरक्षा मामलों के लिए ज़रूरी सार्वजनिक उपक्रम की सरकारी नीतियों और बेतुके फैसलों की बर्बादी की दास्तां है ये। मुख्यालय या कॉरपोरेट ऑफिस के शीर्ष पर नाम के ढहते अक्षरों मानो इस नवरत्न की खस्ताहाली और कारोबारी दुर्दशा बयां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो BSNL की बिल्डिंग है, कॉरपोरेट ऑफिस की बिल्डिंग है, इसमें केवल BS दिखाई दे रहा है, N और L गिर चुके हैं। तो क्या ये इसकी खस्ताहाली और कारोबारी दुर्दशा को बयां कर रहे हैं? भारत संचार निगम लिमिटेड आज बढ़ते घाटे, वेतन तक न दे पाने की दिक्कतों, लगातार घटती बाजार हिस्सेदारी से ऐसे रूबरू है कि रिवाइवल पैकेज के लिए सरकार की दया की मोहताज है। इसके विपरीत ज़्यादा वक्त नहीं बीते हैं जब देश में फैले उसके विशाल नेटवर्क के कारण हर कोई उसके सिम के लिए कतारों में खड़ा दिखता था और निजी कंपनियां होड़ में हाँफती नजर आती थी। पिछले कुछ वर्षों में नीतियों और कर्ता धर्ताओं ने ऐसा क्या किया जिससे BSNL जैसा विशाल हाथी भी दम तोड़ने लगा? इसकी दुर्दशा यह भी बताती है कि कैसे सरकारी उपक्रमों की बर्बादी की राख पर निजी कंपनियों का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल BSNL 14,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंच गई है। उस पर 11,800 करोड़ रुपए की देनदारी है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार मोबाइल सेवा में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी मार्च 2005 में 17% से घटकर अब 10% पर आ गई है, जो न्यूनतम हिस्सेदारी में एक है। तकरीबन 90% बाजार पर निजी कंपनियों का कब्जा हो चुका है। वेंडर पैसे लेने के लिए कंपनी के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कतों का सामना कर रही है। इस बीच केंद्र में UPA और NDA दोनों सरकारों ने BSNL के पुराने दिन लौटाने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कंपनी की हालत बिगड़ती ही गई। अलबत्ता हकीकत यह भी है कि कई सरकारी फैसलों ने निजी कंपनियों के आगे उसे खड़ा होने ही नहीं दिया। कंपनी के भविष्य को लेकर के आशंकाओं और असमंजस का एहसास उसका कॉरपोरेट ऑफिस भी शिद्दत से करा देता है। इस 9 मंजिला बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर वेंडर 2 जुलाई 2019 को अपने बकाये के लिए धरने पर बैठे थे। कर्मचारियों में अजीब सी घबराहट है। क्या कंपनी बचेगी? क्या उनको VRS मिलेगा या फिर कंपनी बंद कर दी जाएगी? विडंबना देखिए कि 2000 में बनी कंपनी के पास एक समय 37,000 करोड़ रुपए का रिजर्व कैश हुआ करता था, लेकिन फरवरी 2019 में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कतें तक आन पड़ी। कुल 1,65,000 कर्मचारियों के कई भत्ते रोक दिए गए। संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष आफ्ताब अहमद खान कहते हैं कि कर्मचारियों का HRA फ्रीज कर दिया गया है, LTC रोक दी गई है। यही नहीं, 4-5 महीने से मेडिकल बिल का पेमेंट नियमित नहीं हो रहा है। कई शहरों में कंपनी बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पा रही है। मेंटेनेंस के काम के लिए पैसे मिलने में देरी हो रही है। कुछ जगहों पर तो मेंटेनेंस का काम कर्मचारी अपने पैसे से कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि बाद में भुगतान कर दिया जाएगा। कंपनी में जान फूंकने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। अगर 2-3 महीने में हालात नहीं सुधरे तो चीज़ें बेकाबू हो जाएगी। कर्मचारी हर सहयोग देने के लिए तैयार है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक राजन मैथ्यू कहते हैं कि BSNL की इस हालत की 2 प्रमुख वजह हैं। एक, कर्मचारियों के खर्च का बोझ बहुत ज़्यादा है
इंडस्ट्री के मानकों के हिसाब से देखें तो यह कुल कमाई का तकरीबन 100% है। निजी कंपनियों में यह खर्च मात्र 15 से 20% है। दूसरा जो कारण है वो उपकरणों की खरीद प्रक्रिया जटिल है। कई बार खरीद संबंधित मामले न्यायिक प्रक्रिया में उलझ गए, कंपनी सही समय पर निवेश नहीं कर पाई और पिछड़ती गई। लेकिन गुजरात टेलीकॉम सर्किल के संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के सर्किल सेक्रेटरी बीजी पटेल का सवाल है, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री पर 7-8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। एयरटेल वोडाफोन जैसी कंपनियों पर ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। बीएसएनएल की देनदारी 13,000 करोड़ रुपए की है, फिर भी कंपनी को ही समस्याओं की जड़ क्यों माना जा रहा है। तो कैसे गिरती गई कमाई। बीएसएनएल अपने गठन के समय मुनाफा कमाने वाली कंपनी थी। उसे 2001-2 में 6,312 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। उस वक्त वह सबसे ज़्यादा मुनाफे वाली सरकारी कंपनी बन गई थी। 2004-5 में कंपनी को 10,183 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। यह कंपनी का अब तक का सबसे अधिक मुनाफा था। लेकिन जैसे जैसे बाजार में कंपटीशन बढ़ता गया, कंपनी का मुनाफा घटता गया। इसे 2009-10 में पहली बार 1840.7 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद से यह लगातार घाटे में चल रही है। 2018-19 आते आते घाटा 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनी की तरफ से 17 जून 2019 को दूरसंचार विभाग को भेजे पत्र में कहा गया है कि 14 जून 2019 तक कंपनी की देनदारी 11,788 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कर्मचारियों को जून का वेतन देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलती है तो कामकाज जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये लेटर जून में भेजा गया था और इसके जवाब में सरकार ने एक त्वरित रिलीफ के तौर पे 900 करोड़ रुपए का फंड रिलीज़ किया था, जिससे कि कर्मचारियों को वेतन तो दे दिया गया था, लेकिन मेंटेनेंस वर्क और अन्य खर्चों के लिए फंड नहीं होने की वजह से काम अभी रुके हुए हैं। सरकारी नीतियों ने भट्टा बैठा दिया है। बीएसएनएल का एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकारी नीतियां ऐसी रही जिसकी वजह से बीएसएनएल कभी कंपनी के रूप में काम ही नहीं कर पाई। आज भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं है। उसे कई अहम फैसलों के लिए डीओटी पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे दौर में जब फटाफट फैसले लिए जाते हैं, वहाँ एक उपकरण खरीदने की प्रक्रिया को भी लाल फीताशाही से गुजरना पड़ता है। निजी कंपनियों से मुकाबला करने के लिए तकनीकी स्तर पर हम पिछड़ गए हैं। सोचिए, आज भी बीएसएनएल को 4G सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं मिला है। कंपनी 3G सेवाओं की बदौलत कैसे कंपटीशन कर सकती है। रिलायंस जियो की एंट्री भी कंपनी के लिए एक नई चुनौती लेकर आई। इस संबंध में नवंबर 2018 में बीएसएनएल कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे डाली। 22 नवंबर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी को लिखे गए पत्र में ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ओआब बीएसएनएल ने कहा था, कंपनी 5-6 तक मुनाफे में रही थी, लेकिन सभी को पता है कि 7 साल तक कंपनी को विस्तार के लिए उपकरण खरीदने को नहीं मिले। इसके बाद रिलायंस जियो की टैरिफ पॉलिसी के कारण कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इस वजह से एयरटेल और वोडाफोन को भी घाटा उठाना पड़ा है। इसलिए पूरी समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार है। नीतियाँ किस तरह असर डालती है, इसकी एक वानगी बीएसएनएल के पूर्व सीएमडी आर.के. उपाध्याय बताते हैं। 2010 में जब 3G स्पेक्ट्रम का आवंटन हो रहा था, तब सरकार ने इस शर्त पर कंपनी को स्पेक्ट्रम दिए कि जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी तो उस समय जो रेट तय होगा उस आधार पर कंपनी को पैसा चुका देगी। यह नहीं देखा गया कि कंपनी के लिए सेवाएं लाभकारी होगी या नहीं। 3G सेवाएं फ़ायदेमंद नहीं रही, लेकिन शर्त तय थी तो कंपनी को पैसे चुकाने ही थे। इसी तरह उस वक्त वाईमैक्स तकनीकी में निवेश का फैसला भी किया गया। इन 2 फैसलों से ही कंपनी को सरकार को 19,000 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। उसके बाद से कंपनी कभी संभल ही नहीं पाई। मेरे हिसाब से ये फैसले ताबूत की आखिरी कील साबित हुए। सूत्रों के अनुसार सरकार को 19,000 करोड़ रुपए
लेने की ऐसी जल्दी थी कि तत्कालीन बीएसएनएल सीएमडी उस समय लद्दाख में थे और उन्हें वहीं से पैसे ट्रांसफ़र करने के निर्देश दिए गए। उपाध्याय एक और वानगी बताते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर पूरी तरह सर्विस की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कंपनी को सभी कामों के लिए टेंडर जारी करना पड़ता था। जब भी कोई टेंडर जारी किया जाता था तो आवंटन से पहले मामला न्यायालय तक पहुंच जाता था। कंपनी के बोर्ड को टेंडर निरस्त करने पड़ते थे। इस वजह से 2005-06 से लेकर के अक्टूबर 11 तक कंपनी कोई टेंडर आवंटित नहीं कर पाई, यानी 5-6 साल तक कंपनी मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के लिए कोई काम ही नहीं कर पाई। अब तेज़ी से बदलते नेटवर्क सेक्टर में कोई कंपनी अगर निवेश नहीं कर सकती है तो उसकी सर्विस की गुणवत्ता डाउन होना तय है। उसके ग्राहक उससे दूर ही जाएंगे। बीएसएनएल के साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 साल बाद 1.45 करोड़ लाइन के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ। इसके बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अब फिर स्थिति वही है कि जब दूसरी कंपनियां 4G सेवाएं दे रही है और बीएसएनएल 3G सर्विस दे रही है। सरकार के फैसलों की देरी की एक वानगी टेलीकॉम टावर कंपनी की कहानी भी है। 2001 में एक प्रस्ताव कंपनी की तरफ से दिया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी के पास करीब 66,000 टावर है। ये सारे फाइबर से कनेक्टेड है। एक अलग टावर कंपनी बनाई जाए जो पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से काम करे। कंपनी मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर बनेगी। ऐसे में जब कभी स्ट्रेटेजिक बिक्री होगी तो बीएसएनएल को कमाई होगी। इसके लिए समिति भी बनी। कैबिनेट से 2017 में इस कंपनी को बनाने की मंजूरी दी, यानी एक फैसला लेने में 6 साल लग गए। अभी तक वह कंपनी ऑपरेशनल नहीं हो पाई है। इससे साफ है कि सरकारें कैसे काम करती है। अब कर्मचारियों का क्या मामला है, उस पर हम बात करते हैं। गठन के समय कर्मचारियों का वेतन कंपनी की कुल कमाई का करीब 22% हुआ करता था। यह अब बढ़कर के 75% पे पहुंच गया है। इसकी प्रमुख वजह वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ कंपनी की लगातार गिरती कमाई। कंपनी को पहले साल में ही 25,893 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जो 2005-06 में बढ़कर के 40,177 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2018-19 आते आते ये फिर कम होकर के 19,308 करोड़ रुपए रह गई, जो अब तक का मिनिमम है। गिरती कमाई पर उपाध्याय कहते हैं कि देखिए, कंपनी के पास पहले ही दिन से काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी थे। इसकी संख्या 4 लाख से अधिक थी। समय के साथ पेशेवर लोगों की भर्ती नहीं हो पाना भी कमाई गिरने की वजह बनी। टेलीकॉम सेक्टर में न सिर्फ बदलाव तेज़ी से होते हैं, बल्कि इसमें निवेश की भी बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोग भी चाहिए जो नई तकनीकी की बेहतर समझ रखते हैं। कंपनी की गुणवत्ता पर पड़ा पेशेवरों की कमी पर मैथ्यू का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास बेहतर काम करने वाले नहीं हैं। तकनीकी की समझ रखने वाला अच्छा प्रबंधन भी है, लेकिन अगर आप प्रबंधन को अधिकार नहीं देंगे तो वह अपना कौशल कैसे दिखाएगा। बीएसएनएल के साथ यही हो रहा है। नवरत्न कंपनी से बीमार कंपनी की हालत में पहुंच चुकी बीएसएनएल शुरू से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब उसके कनेक्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। उस दौर को याद करते हुए गोरखपुर निवासी सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि 1995 में मैंने ऑन योर टेलीफोन स्कीम के तहत 15,000 रुपये देकर के लैंडलाइन कनेक्शन लिया था। उस दौर में तुरंत फ़ोन लेने के लिए यही विकल्प था, वरना कनेक्शन मिलने में बरसों लग जाते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन निजी कंपनियों के आने के बाद कंपनी अपनी विरासत को संभाल नहीं पाई है। गुरुग्राम के मैनेजमेंट प्रोफेशनल रत्नेश त्रिपाठी की राय है भी कुछ ऐसी ही है। वे कहते हैं कि बीएसएनएल ने जब अपनी मोबाइल सर्विस शुरू की तो देश भर में नेटवर्क होने का उसे भारी लाभ था। कंपनी उसका फ़ायदा उठाने में नाकाम रही। निजी कंपनियों के मुकाबले सर्विस देने में वह काफ़ी पीछे हैं। आज 5G की बात हो रही है, जबकि बीएसएनएल अभी तक 4G सर्विस भी लॉन्च नहीं कर पाई है। ऐसे में कोई कस्टमर क्यों उसकी सेवाएं लेगा? कंपनी क्यों पिछड़ती गई? इस पर उपाध्याय जी आगे कहते हैं कि इसे समझने के लिए 19 साल पीछे जाना पड़ेगा। 30 सितंबर 2000 को अधूरी तैयारियों के साथ बीएसएनएल का गठन कर दिया गया। उस समय डीओटी और
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशंस हुआ करते थे। फैसला ये हुआ कि ऑपरेशंस और सर्विसेज विभाग को मिला करके BSNL का गठन किया जाएगा। तब यह नहीं देखा गया कि अगर नई कंपनी का गठन किया जा रहा है तो उसकी ज़रूरतें क्या होगी, उसे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूरसंचार विभाग के तहत आने वाले 4 लाख से ज़्यादा कर्मचारी BSNL के ऊपर थोप दिए गए। यह अध्ययन तक नहीं किया गया कि वास्तव में BSNL को कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है। वे आगे कहते हैं कि ये कर्मचारी सरकार के विभाग के रूप में काम कर रहे थे जब चीज़ें चल जाती थी, लेकिन जब आप कंपनी बना रहे हैं और उसकी टक्कर निजी कंपनियों से करवा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल रवैया अपनाना होगा। लेकिन BSNL में इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज के अधिकारियों, जॉइंट टेलीकॉम ऑफिसर और उसके नीचे के कर्मचारियों में तालमेल ही नहीं बन पाया, यानी इसे शुरू से ही कई बीमारियां लग गई। जब तक कमाई हो रही थी तब तक सारी खामियां छिपी हुई थी, लेकिन जैसे ही कमाई पर संकट आया खामियां उभर के सामने आने लगी। फिर उसमें निकलना आसान नहीं रह गया। अब सुधार के लिए क्या चाहिए? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में 3 जुलाई 2019 को दिए गए लिखित जवाब में कहा कि बढ़ते कंपटीशन की वजह से और घटते टैरिफ की वजह से कर्मचारियों पर ज़्यादा खर्च और 4G सेवाओं की अनुपलब्धता की वजह से BSNL का घाटा बढ़ा है। उन्होंने एक और बयान में बताया कि सरकार कंपनी के रिवाइवल के लिए जल्द ही पैकेज का ऐलान करेगी। प्रसाद जी के अनुसार BSNL और MTNL राष्ट्रीय संपत्ति है। ये रक्षा और गृह मामलों में कई संवेदनशील जगहों पर काम करती है। आपदा के समय मुफ्त में सेवाएं देने का भी काम करती है। ऐसे में इनको फिर से पटरी पर लाना जरूरी है। प्रसाद जी के इस ऐलान से कि पहले ही रिवाइवल को लेकर के कई कवायद हो चुकी है। IIM अहमदाबाद ने अप्रैल 18 में इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। उसने कंपनी को जल्दी 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने और एसेट मोनेटाइजेशन की सलाह दी थी। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी मामलों पर संसदीय समिति ने जनवरी 19 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इससे भी कंपनी को 4G स्पेक्ट्रम आवंटन से लेकर के एसेट मोनेटाइजेशन की सिफारिशें की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि दूसरी कंपनियों को देखते हुए BSNL का घाटा कोई बड़ी बात नहीं है। समिति में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी कि VRS लाने की भी सलाह दी गई थी। कंपनी के पास 15,192 प्रॉपर्टीज़ है, इसमें से 1481 फ्री होल्ड है। BSNL द्वारा दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र के अनुसार इन भूखंडों की मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। BG पटेल जी के अनुसार इन तीनों सिफारिशों के संबंध में हम प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र लिख चुके हैं। सरकार को जल्द ही इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। जानते हैं कमाई के घाटे का सफ़र। 1 अक्टूबर 2000 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशंस और DTS को मिला करके जो BSNL का गठन किया गया, 2001-2 में 6,312 करोड़ के मुनाफे के साथ देश की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली गवर्नमेंट कंपनी बनी। कंपनी ने 2002 में सेल वन नाम से मोबाइल सेवाएं शुरू की। हालांकि निजी कंपनियों ने 95-96 से अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी थी, तो यहाँ पे भी BSNL को पीछे रखा गया। बढ़ती कमाई से 2007-8 में कंपनी के पास 37,162 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व था। 9-10 में पहली बार कंपनी को 1,822 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 2012 में कंपनी ने 3G सेवाएं शुरू की। 3G लाइसेंस और वाईमैक्स तकनीकी के इस्तेमाल पर कंपनी को 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। गठन के समय कर्मचारियों पर कमाई का कुल खर्च 22% था, जो बढ़ करके अब 75% तक पहुंच चुका है। यहाँ पे रेवेन्यू कम होने की वजह से ये परसेंटेज ज़्यादा बढ़ गया है और सैलरी में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 19 में पहली बार कर्मचारियों को सैलरी अटकी। केरल एकमात्र सर्किल है जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है, बाकी 21 सर्कल्स में कंपनी को घाटा हो रहा है। जून 19 तक कंपनी पर 11,788 करोड़ रुपए की देनदारी हो चुकी है। डेटा के दौर में कंपनी के पास अभी तक 4G का लाइसेंस नहीं है। 15 साल में कंपनी को मोबाइल ग्राहकों में हिस्सेदारी 15% से घट करके 10% पर आ गई है। सरकार अब रिवाइवल पैकेज के जरिए कंपनी को उबारने की तैयारी कर रही है। 4G लाइसेंस और कर्मचारियों के लिए VRS स्कीम लाने का प्लान है। बेचो और बचाओ का फॉर्मूला यहाँ पे अब शायद काम करें।
संकट में घिर चुकी BSNL को बचाने के लिए सरकार का दावा है कि वह जल्द ही रिवाइवल पैकेज का ऐलान करेगी। टेलीकॉम मिनिस्टर से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार अभी तक जो पैकेज का खाका तैयार हुआ है उसके तहत सरकार का भरोसा कंपनी की संपत्तियों को बेच करके और कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर कंपनी को बचाने के मॉडल पर है। मंत्रियों के समूह ने यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो 15 जून 2019 को रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी थी, इसमें कंपनी को 4G लाइसेंस देने का फैसला किया गया है। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल से कानूनी सलाह भी ली जा चुकी है। सॉलिसिटर जनरल की राय में कहा गया है कि BSNL की सामाजिक बाध्यताओं को देखते हुए इसे बिना टेंडर जारी किए 4G लाइसेंस दिया जा सकता है। BSNL की ज़रूरत रक्षा और आंतरिक मामलों में हमेशा पड़ती रही है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के समय यह मुफ्त में टेलीकॉम सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन बातों को देखते हुए BSNL को बिना टेंडर के 4G लाइसेंस देने की मांग की गई थी। इसके लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए का खर्च खुद सरकार उठाएगी। BSNL की देनदारी खत्म करने के लिए उसकी संपत्तियों को लीज पर देने या बेचने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 27 जगहों पर संपत्तियों की पहचान की गई है। इनमें करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारी के अनुसार कंपनी को कुल मिलाकर के करीब 15,000 करोड़ रुपए की देनदारी चुकानी है। संपत्तियां बेचकर या लीज पर देकर के ये देनदारी चुकाई जा सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय से भी जरूरी सलाह ले ली गई है। रिवाइवल प्लान में एक अहम मुद्दा कर्मचारियों पर होने वाला खर्च का है। अभी BSNL की कुल कमाई का करीब 75% हिस्सा कर्मचारियों के ऊपर खर्च होता है। इसे कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्लान तैयार किया गया है। कंपनी के 55 साल से ज़्यादा उम्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प दिया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल कर दी जाएगी। अभी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है। यह नियम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। सरकार इस कदम से कर्मचारियों की संख्या में 20% कमी लाना चाहती है। करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए गवर्नमेंट एश्योरेंस बॉन्ड भी लाने का प्लान है। वहीं MTNL BSNL की सब्सिडरी बन सकती है। तो ये था दोस्तों BSNL का पूरा इतिहास जो कि 2000 से शुरू हुआ और 2000। तो क्या आपका मानना है, क्या सोचना है, क्या गवर्नमेंट जिस स्कीम पर काम कर रही है क्या उसमें और थोड़ी तेज़ी लानी चाहिए? क्या है आपके विचार, वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।